गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे सिलेबस की यूनिट 3 का पाठ है। जैसा कि पाठ से विदित है, कोशिका। कोशिका शब्द ग्रीक भाषा के सेल शब्द से लिया गया है, सेलुला, जिसका अर्थ होता था खोखला या खाली स्थान, यानी रिक्त स्थान। सेल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सेलुला से हुई है, जिसका अर्थ था रिक्त स्थान, यानी खाली जगह। सेल के बारे में अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मत देने का प्रयास किया कि जो भी जंतु और पादप कोशिकाएं होती हैं, जंतु तथा पादप जो होते हैं, उनका शरीर ऐसी ही संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। 1665 में, लगभग 1665 में रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका को खोजने का कार्य किया। इन्होंने पादप की छाल या कॉर्क के अंदर स्वयं के द्वारा निर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रिक्त स्थान देखे, यानी कोशिका का अध्ययन किया और उन रिक्त स्थानों को सेल नाम दिया था। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस प्रकार से इन्हें उस कॉर्क में कोशिकाओं दिखाई दी। इन कोशिकाओं को सेलुला यानी सेल नाम दिया गया था। आगे जाकर यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिकाएं खोजी गई थी, वे मृत प्रकार की सेल थी, मृत कोशिकाएं थी, क्योंकि जो कॉर्क या छाल होता है पादप का, वह बाहरी आवरण होता है जो मृत प्रकार का होता है। इस प्रकार 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इस कोशिका का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया के अंदर किया था। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने कोशिका का वर्णन किया था, कोशिका के बारे में बताया था। इस प्रकार इनके अनुसार प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है, वह शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाओं में ही जो भी परिवर्तन होते हैं, जीव से संबंधित जैविक क्रियाएं होती है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, वे सभी परिवर्तन कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। उन्होंने दांतों के मेल के अंदर, एनिमल के अंदर बैक्टीरिया, कवक जैसी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाओं का क्या किया? अध्ययन किया। लगभग 1885 के आसपास रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने जो जीवित कोशिकाएं या मृत कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं के अंदर एक गाढ़ा पिंड समान संरचना को देखा था। इस गाढ़े पिंड समान संरचना को उन्होंने केंद्रक या न्यूक्लियस नाम दिया था। इस प्रकार कोशिका के अंदर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। जैसे जैसे पादपों, सूक्ष्मदर्शियों का विकास होता गया, कोशिका के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ती चली गई। इस प्रकार
दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, एक ने पादप कोशिकाओं पर और दूसरे ने जंतु कोशिकाओं पर अलग अलग अध्ययन किया और अध्ययन करके एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। (1838) में एम.जे. स्लाइडन ने, जो एक वानस्पतिक वैज्ञानिक था, उन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। पादप कोशिकाओं का अध्ययन करने के बाद बताया कि जो पादप ऊतक होते हैं वह पादप ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कोशिकाओं से किया जाता है जो एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें ऊतक कहा गया था। और इस बारे में 1838 में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए मैथ्यू जैकब स्लाइडन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जो एक वानस्पतिक वैज्ञानिक थे। इसी प्रकार 1839 में जंतु कोशिकाओं का अध्ययन करते हुए थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने भी स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया और अध्ययन करके यही कहा कि जंतुओं के ही ऊतक और शरीर संरचनाओं तथा उनके अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी कोशिकाएं होती हैं और या कोशिकाओं से बने हुए विशिष्ट ऊतक होते हैं। इस प्रकार दोनों वैज्ञानिक अलग अलग अध्ययन करते हुए एक समान निष्कर्षों पर पहुंचे और उन दोनों के निष्कर्षों को उनके कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार यह था कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं या कोशिका उत्पादों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी इनके अनुसार शरीर किसका बना है? कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से मिलकर बना होता है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो ये कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसको स्पष्ट करने में ये सिद्धांत असफल रहा। यानी यह नई कोशिकाओं के निर्माण को स्पष्ट नहीं कर पाया। इन चीजों को 1885 में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं और विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा था कि जो पुरानी कोशिका होती है वह पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया था इनने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। इस प्रकार रुडोल्फ विर्चो ने स्लाइडन एवं स्वान के कोशिका सिद्धांत की असफलता को सही कर दिया और एक नया कोशिका सिद्धांत दिया गया जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। जिसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक सजीव, इस सिद्धांत के पॉइंट क्या थे कि प्रत्येक सजीव, आज भी इसे स्लाइडर एवं स्वान का ही कोशिका सिद्धांत कहा जाता है, केवल इसमें यह स्पष्ट किया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कि नई कोशिकाओं का निर्माण
किसके द्वारा होता है? नंबर 1, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाओं के द्वारा ही उस जीव की संरचना आकार का निर्माण होता है, आकारिकी का निर्माण होता है, आकृति का निर्माण होता है। दूसरा, जो कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं सजीवों की जैव रासायनिक इकाइयां होती हैं, यानी जितने भी शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह रासायनिक क्रियाएं भी कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। जैसे श्वसन, पाचन, नए पदार्थों का निर्माण, पुराने पदार्थों का अपघटन आदि जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं भी कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। और जो कोशिकाएं होती हैं वह कोशिकाएं चारों ओर एक झिल्ली द्वारा आबद्ध रहती है, घिरी हुई रहती है। इस पतली झिल्ली को आगे प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया गया था या कोशिका झिल्ली नाम दिया जाता है, जो गाढ़े तरल पदार्थ को घेरे हुए रहती है। इसी प्रकार कोशिकाओं का जो रासायनिक संगठन की इकाई होती है, कोशिकाओं के अंदर ही उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिकाओं के अंदर ही उपापचय क्रियाएं, अपचय और उपचय, पदार्थों का बनना, पदार्थों का टूटना, नए पदार्थों में परिवर्तन होना, साथ ही रासायनिक संगठन यानी कौन कौन से आवश्यक पदार्थ शरीर या जीवों को आवश्यक होते हैं वो भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए सभी प्रकार की क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती है। इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी कोशिका सजीवों की कौन सी इकाई थी? संरचनात्मक, जो उनके शरीर का निर्माण और आकार का निर्माण करती है। दूसरी क्रियात्मक इकाई, जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती है, संगठन होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है या जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो सभी कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तीसरा, कोशिका सजीवों की आनुवांशिक इकाई होती है। आनुवांशिकी की इकाई होती है। क्यों होती है? कि कोशिका के अंदर ही सजीवों के गुणों का निर्धारण करने वाले जो पदार्थ होते हैं, गुणसूत्र, वो पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्र कोशिका के अंदर ही होते हैं और गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए पदार्थ से होता है और ये डीएनए ही आनुवंशिकी की इकाई है। इसी में ही उस जीव की जाति से संबंधित लक्षण निहित होते हैं। इसलिए कोशिका सजीवों की आनुवंशिकी की इकाई भी कहलाती है। अगला लास्ट पॉइंट, तो नई कोशिकाएं कैसे बनती है? यानी नई कोशिकाओं के निर्माण होता है। और इन नई कोशिकाओं का निर्माण जो पहले वाली कोशिकाएं थी, पुरानी कोशिकाएं यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी सजीवों का शरीर में जो वृद्धि हो रही है वो तभी होगी जब पूर्ववर्ती कोशिकाएं विघटित होकर या विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो की कोशिकाओं से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है के द्वारा संयोजित करके एक आधुनिक सिद्धांत दिया गया था, जिसके मुख्य बिंदु थे कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी शरीर की संरचना और आकार का निर्माण करती है। दूसरी, कोशिका सजीवों की जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, यानी सभी कोशिकाएं एक समान होती है क्योंकि उनका जो रासायनिक संगठन होता है वो एक समान होता है। कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई होती है क्योंकि कोशिका के अंदर ही जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका आनुवंशिकी की इकाई होती है
यानी जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जिससे जाति की निरंतरता बनी रहती है, वे लक्षण भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, इसलिए से आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो इस प्रकार हमने आज कोशिका सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। धन्यवाद।